Hello everyone. So today what we are going to study is phobia. This is a kind of neurotic disorders. Okay. So the first neurotic disorder we are going to study is phobia. So what is phobia? A phobia is an unreasonable fear ऑफ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एक्टिविटी और सिचुएशन। मतलब ये फोबिया जो है वो एक बिना वजह से डर, किसी भी कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या तो फिर एक्टिविटी या तो फिर कोई भी ऐसा सिचुएशन में बिना वजह से डर शुरू हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं फोबिया। ठीक है। जिस फोबिया होता है इसके अंदर मेनली जो डर होता है, अनरीजनेबल जो डर होता है, उसको हम अपने जो खुद की विल पावर है उससे कंट्रोल नहीं कर सकते। और जिसको ये फोबिया हो जाएगा वो जिस ऑब्जेक्ट के प्रति उसका फोबिया होगा या तो फिर जिस सिचुएशन के लिए उसका फोबिया होगा, उस ऑब्जेक्ट नहीं तो उस सिचुएशन को वो बार बार अवॉइड करने का कोशिश करेगा। सो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू ICD-10 हम फोबिया को क्लासिफाइड कर सकते हैं डिफरेंट क्लासिफिकेशन में। सो ये जो फोबिया है ICD-10 में हमको याद रखना है F40 के अंदर फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर को दिया गया है। F40 याद रखना, F40 है फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए ICD-10 में दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। F40.0 में है एगोराफोबिया, F40.1 में है सोशल फोबिया, F40.2 में है स्पेसिफिक फोबिया, F40.8 में है अदर फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड F40.9 में है फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर्स अनस्पेसिफाइड। सो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू ICD-10। तो फोबिया एक काइंड ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोबिया। फोबिया कितने टाइप्स की है? मेनली फोबिया 3 टाइप्स की है, सिंपल फोबिया, सोशल फोबिया एंड एगोराफोबिया। अभी हम 1 बाय 1 देखते हैं कि सिंपल फोबिया क्या है, सोशल फोबिया क्या है और एगोराफोबिया क्या है। सो फर्स्ट हम देखते हैं सिंपल फोबिया। सो सिंपल फोबिया को हम स्पेसिफिक फोबिया भी बोलते हैं। तो सिंपल फोबिया क्या है? सिंपल फोबिया इज एन इरेशनल फियर ऑफ ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्पेसिफिक कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट या तो फिर कोई भी स्टिमुलस के प्रति इरेशनल फियर। ठीक है, इसको हम सिंपल और नहीं तो स्पेसिफिक फोबिया बोलते हैं। ठीक है। एक्चुअली पर्टिकुलरली मेनली कॉमन ये जो सिंपल फोबिया है ये मेनली कॉमन हमारे चाइल्डहुड में पाया जाता है, ये इस तरह का फोबिया। ठीक है। बट बाय अर्ली टीन एज होते होते मोस्ट ऑफ द फियर्स क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। बट कोई किसी को ये जो फोबिया चाइल्डहुड में शुरू होता है वो परसिस्ट करता है टिल एडल्ट लाइफ तक, वो परसिस्ट किया करता है। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, बचपन में किसी का हो गया, बाद में बहुत दिन चला गया, बाद में ऐसा कोई भी उसके सामने ऐसा कुछ भी एक्सपोजर हो गया वही सेम पर्टिकुलर स्पेसिफिक फोबिक स्टिमुलस के सामने, तो फिर से उसको उस चीज़ के ऊपर फोबिया नहीं तो पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है। तो इसका साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकता है? जैसे कि इस पिक्चर में भी हम देख रहे हैं कि एक लड़की के सामने एक स्पाइडर ऐसे है, तो स्पाइडर को देख के वो लड़की डर रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हम कभी ना कभी हम लोगों को भी किसी ना किसी चीज़ के ऊपर फियर, या तो फियर नहीं बोल सकते, कभी ना कभी किसी की चीज़ के ऊपर हमको फोबिया होता है। हम ऐसे हमने देखा भी होगा, कोई अपनी दोस्त में भी, अपने घर में भी, किसी अपनी बहन भाई या तो अपनी दोस्त या फिर खुद को भी हो सकता है किसी स्पेसिफिक या तो फिर पर्टिकुलर कोई भी चीज़ के लिए इरेशनल फियर। ठीक है। किसी को कॉकरोच से फियर हो जाता है, किसी को चूहा से फियर हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम सिंपल फोबिया का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि
एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ हाइट्स, मतलब ऊंचाई से डर लगता है कि कोई कोई है जिसको ऊंचाई से बहुत डर लगता है, जैसे कि छत पे चला गया तो 2-3 फ्लोर ऊपर छत पे चला गया, नीचे देखता है तो उसको बहुत डर लगना शुरू हो जाता है, फोबिया हो जाता है उसको, ठीक है, ऊंचाई से डर। हेमाटोफोबिया मतलब फियर ऑफ द साइट ऑफ द ब्लड, मतलब कोई कोई ऐसा है जिसको खून देखने से बहुत डर लग जाता है, ब्लड ब्लड कहीं पे भी थोड़ा सा भी ब्लड दिख जाए तो उसको बहुत डर लगना शुरू हो जाता है। क्लेस्ट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, स्पेसेस, मतलब कोई भी ऐसा जगह जब बहुत क्लोज्ड हो, बिल्कुल जगह नहीं हो, एकदम स्पेस नहीं हो, क्लोज्ड हो, चारों तरफ से घेरा हो, उस तरह की प्लेस स्पेसेस से डर लगना। गैमाटोफोबिया मतलब फियर ऑफ मैरिज, मतलब शादी करने से डर लगना। इंसेक्टोफोबिया मतलब फियर ऑफ इंसेक्ट्स, इसका मतलब है कोई भी इंसेक्ट, जैसे कि मान लो कि कॉकरोच हो, स्पाइडर हो, कोई भी इंसेक्ट्स हो, इंसेक्ट से जो फियर है उसको हम इंसेक्टोफोबिया बोलते हैं। एड्स फोबिया मतलब फियर ऑफ एड्स, उसको ऐसा बार बार लगता है कि उसको एड्स हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। सो दिस आर ऑल सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेसिफिक फोबियाज, जो कहीं ना कहीं हमको और भी बहुत सारा है, यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ही डाला है जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो स्पेसिफिक फोबिया है उसका साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी, या तो आप लोगों में से भी, हम लोगों में से भी किसी को भी हो सकता है। तो क्या हो सकता है साइंस एंड सिम्टम्स? मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मान लीजिए किसी को इंजेक्शन से फोबिया है, मतलब इंजेक्शन देखने से ही उसको बहुत डर लगता है। तो उसका आप अगर सोचो कि आपको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है और आपके सामने अभी इंजेक्शन लेके कोई आ गया है, तो आपका साइंस एंड सिम्टम्स क्या होगा वो सोचिए, और हम लोग अभी देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो वो चीज़ सोचने से आप खुद ब खुद लिख सकते हो कि सिंपल फोबिया का क्या साइंस एंड सिम्टम्स होता है। तो हम सोचते हैं और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। पहले हो सकता है इरेशनल एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, मतलब बिना मतलब के डर, और इरेशनल एंड परसिस्टेंट मतलब वो जो डर है वो बहुत स्ट्रांग डर है, बहुत स्ट्रांग फियर है किसी भी ऑब्जेक्ट या तो सिचुएशन के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने इंजेक्शन का ले लिया, तो मान लो किसी को इंजेक्शन से फोबिया है, तो वो इंजेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा बिना वजह डरेगा, और वो जो डर है वो बहुत स्ट्रांग होगा, मतलब कभी भी मतलब इंजेक्शन के बारे में सोचने से उसको डर आ सकता है। नेक्स्ट, इमीडिएट एंजाइटी ऑन कॉन्टैक्ट विथ फियर ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन, जिस चीज़ से वो डर रहा है, इस तरह से फोबिया है, उस चीज़ को इमीडिएट उसके सामने कोई लेके आ गया तो भी उसको एंजाइटी शुरू हो सकता है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, फेंटिंग और पैनिक रेस्पॉन्स भी हो सकता है। अगर इस तरह से कोई भी फोबिक जो ऑब्जेक्ट है उसके सामने आ गया है तो वो फेंट हो सकता है, उसका लॉस ऑफ कंट्रोल हो सकता है, और उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होकर पैनिक सिचुएशन भी आ सकता है। नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग फियर स्टिमुलस, जैसे मतलब वो जो स्टिमुलस, जिस चीज़ को लेके उसको फोबिया है, इस चीज़ के रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगा उससे उसको फियर शुरू हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने बोला इंजेक्शन, सो इंजेक्शन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी, जैसे कि हॉस्पिटल में सामने चला आया, नहीं तो इंजेक्शन का कोई खाली सिरिंज रास्ते में दिख गया, या तो फिर कोई स्मेल आ गया जो हॉस्पिटल में मिलता है, तो इस तरह से कोई भी रिलेटेड चीज़ जो इंजेक्शन से रिलेटेड हो वो उसके सामने, वो स्टिमुलस उसके सामने आने से ही उसको वो फोबिया शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, एंजाइटी व्हेन थिंकिंग अबाउट द स्टिमुलस, मतलब जब उसके सामने ना भी आए बट वो उस चीज़ को लेके सोचेंगे, जस्ट सोचेंगे कि उस चीज़ को लेके उसकी आंखों के सामने एक बार के लिए भी वो इंजेक्शन आ गया तो भी उसको फोबिया शुरू हो जाएगा। वरी विथ एंटिसिपेटरी एंजाइटी, एंटिसिपेटरी मतलब एक्सपेक्टेड, मतलब वो डरना शुरू हो जाएगा एक्सपेक्टेड एंजाइटी को लेके, मुझे तो अभी एंजाइटी हो जाएगा, मुझे तो एंजाइटी हो जाएगा, ऐसे डरना शुरू कर देगा पहले से ही। सो इसकी वजह से इतना सारा जो साइंस एंड सिम्टम्स होगा उसकी वजह से उसका जो सोशल वर्क फंक्शनिंग है उसमें क्या हो जाएगा, इम्पेयर्डनेस हो जाएगा, वो ठीक तरह से अपना सोशल फंक्शन जो है, वर्क जो है वो ठीक तरह से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरह का साइंस एंड सिम्टम्स सिंपल फोबिया में दिखाई देता है।
नेक्स्ट जो टाइप है वो है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया जो टाइप है, तो सोशल फोबिया क्या है? सोशल फोबिया इज एन इरेशनल फियर ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटीज इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल और इंटरेक्टिंग विथ अदर्स। मतलब इसमें क्या होता है, जो जिसको सोशल फोबिया रहता है वो दूसरों के सामने कुछ भी परफॉर्मेंस करने से या तो भी दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करने से वो उसको डर लगता है। उसको ऐसा लगेगा कि अगर वो दूसरों के सामने ऐसे सबके सामने बात करेगा, कुछ भी बोलेगा या तो फिर कुछ भी परफॉर्मेंस देगा, तो क्या होगा, वो लोग उसको क्या करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, उसको लेके हंसेगा। इस तरह का फोबिया को हम सोशल फोबिया बोलते हैं। जैसे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सोशल फोबिया, जैसे मान लो कभी कभी बहुत सारे लोगों में ऐसे होता है कि कॉलेज में कोई प्रोग्राम है, स्टेज में उठ गया और बहुत सारे लोगों को देख के उसको बहुत सा मतलब अच्छा अजीब अजीब सा साइंस एंड सिम्टम्स दिखाई देता है, वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, ठीक है, उसको डर लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन में मान लो कि कॉलेज में कोई प्रोग्राम है, सामने 5000 लोग बैठा है या तो 500, जो भी हो, 500 लोग बैठा हुआ है और आपको जाके कुछ परफॉर्मेंस देना है वहाँ पे। तो जिसको सोशल फोबिया रहेगा तो उसका उस सिचुएशन में साइंस एंड सिम्टम्स आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हो। जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे हाइपर वेंटिलेशन, मतलब हाइपर वेंटिलेशन मतलब वो बहुत फर्स्ट ब्रीथ करेगा, एक्सहेल बहुत ज़्यादा करेगा मोर देन इनहेलिंग, मतलब सिर्फ सांस ज़्यादा छोड़ेगा और बहुत फास्ट ब्रीदिंग करेगा। नेक्स्ट उसमें स्वेटिंग हो जाएगा बहुत ज़्यादा, उसका हाथ पा कोल्ड एंड कमी हो जाएगा, ब्लशिंग हो जाएगा, ब्लशिंग मतलब उसका फेस एकदम लाल हो जाएगा। पल्पिटेशन हो सकता है, पल्पिटेशन मतलब कि उसका जो हार्ट बीट है बहुत रैपिड, स्ट्रॉन्ग और इरेगुलर हो जाएगा, धक 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 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कन्फ्यूशन हो सकता है, जो बोलना जा रहा है वो नहीं बोलेगा, दूसरा ऐसा इस तरह, मैं नहीं, ऐसा नहीं, मैं वो ऐसा बोलने वाली थी, इस तरह से जो बोलना चाह रहा था वो नहीं बोल पाएगा, उसको कन्फ्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स मतलब उसको बार बार बाथरूम आ सकता है, उसको टॉयलेट आ सकता है, ठीक है, इस तरह का सिम्टम्स आ सकता है। नेक्स्ट ट्रेम्बलिंग हैंड्स एंड वॉइस, उसका हाथ और गला जो है ऐसे कांपेगा, जैसे मैं नहीं, और हाथ भी इस तरह कांपेगा, जो मतलब शिवरिंग हो जाएगा उसका वॉइस में भी, और उसका हाथ पा भी ऐसे कांपना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट यूरिनरी अर्जेंसी, मतलब उसको यूरिन पास करने का अर्जेंसी आ सकता है। मसल टेंशन, हाथ पा एकदम जो मसल्स है वो एकदम बहुत मतलब रेस्टलेस हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। एंटिसिपेटरी एंजाइटी मतलब एक्सपेक्टेड एंजाइटी, वो फील करेगा क्या होगा, और उसके बाद वो भी देखेगा कि फियर ऑफ एम्बरसमेंट और एम्बरसमेंट, उसको ऐसा भी डर लगेगा वो एम्बरस हो रहा है सबके सामने, सब उसको लेके हंस रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, इस तरह का हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का फोबिया जिस भी मतलब लोग में रहता है वो लोगों का क्या होता है, जॉब का परफॉर्मेंस थोड़ा पुअर हो जाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा ख़राब होता है, नया फ्रेंड नहीं बना पाता है, उन लोगों का जो सपोर्ट सिस्टम है आसपास का वो कम हो जाता है, उन लोगों का जो रिलेशनशिप है इंटरपर्सनल वो भी पुअर हो जाता है। तो इस तरह का साइंस एंड सिम्टम सोशल फोबिया में दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा एगोराफोबिया। सो एगोराफोबिया क्या है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इरेशनल फियर ऑफ बीइंग इन प्लेसेस अवे फ्रॉम द फेमिलियर सेटिंग of home, in crowds or in situations that patient cannot live easily। मतलब इस तरह में क्या होगा, एक इरेशनल फियर होगा जो मतलब अपने घर से कहीं दूर जाने से उसको लगेगा कि वो जो जगह वो नहीं जानते, जैसे अपने घर से कहीं दूर जाना है, जिस जगह को वो पहले नहीं गया है, तो उस जगह पे जाने के लिए उसको बहुत डर लगेगा, उसको लगेगा कि वो घूम के घर नहीं आ पाएगा, वही कहीं गुम हो जाएगा, नहीं तो फिर कोई बहुत सारा क्राउड प्लेस में चला गया और फिर क्राउड में से वो गुम हो जाएगा, ऐसा मतलब उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएगा, और वो अगर वो चिल्लाएगा भी तो कोई उसके आसपास जान पहचान वाला लोग नहीं रहेगा जो उसको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये जो एगोराफोबिया है ये अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है,
तो वो इफेक्ट करता है उस पर्सन का जो डे टू डे एक्टिविटी है ना, उसमें इफेक्ट करता है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, अपने आप को इस तरह से अपने घर में रेस्ट्रिक्टेड कर देता है कि वो घर में ही सेल्फ इम्प्रिजन्ड हो जाता है, मतलब घर से निकलता ही नहीं है इस डर से कि वो घर में वापस नहीं आ सकते। तो इसका साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकता है? इसका साइंस एंड सिम्टम्स हो सकता है, ऑलरेडी मैंने बोल दिया इसमें डेफिनेशन में, कि उसको हमेशा ये डर रहता है कोई भी ओपन प्लेस या तो पब्लिक प्लेस से, हाँ, जहाँ उसके घर से थोड़ा दूर है, ठीक है। नेक्स्ट, उसको ये डर रहता है कि वो घर में, अगर वो घर से दूर चला गया तो वहाँ से लौट के घर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट, वो ये भी डर रहता है कि वो एवॉइड करते रहता है, कोई भी पब्लिक प्लेसेस वो एवॉइड करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर इस तरह का कोई सिचुएशन हो गया तो उसको पैनिक अटैक भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें मेन सारा जो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स का जितना भी साइंस एंड सिम्टम्स रहता है, सारा इस पेशेंट्स में रहता है। नेक्स्ट है इटियोलॉजी, मतलब क्या कारण है जिसलिए फोबिया हो सकता है। पहले देखते हैं हम ये जो इटियोलॉजी है फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर का, वो हम थोड़ा 3 थ्योरी की मदद से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जो थ्योरी दिया है वो है साइकोडायनामिक थ्योरी। साइकोडायनामिक जो थ्योरी है वो हमारा दिया है सिग्मॉइड फ्रूइड ने। तो अकॉर्डिंग टू सिग्मॉइड फ्रूइड, उसने बोला है कि अगर हमारा प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म रिप्रेशन काम नहीं करता है, फेल हो जाता है, एडिक्वेटली काम नहीं करता है, तो सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे काम करने के लिए सामने आ जाता है। अभी रिप्रेशन मतलब क्या है? रिप्रेशन मतलब अनकॉन्शियसली अगर हमारे लाइफ का कोई भी पेनफुल सिचुएशन हो वो अनकॉन्शियसली भूल जाना, इसको हम रिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड, अगर रिप्रेशन काम नहीं कर रहा है प्राइमरीली, तो सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म दूसरा आएगा। तो इसमें क्या होगा, कौन सा सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म आएगा? उसने बोला डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है ट्रांसफर ऑफ फीलिंग और बिहेवियर फ्रॉम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट टू अनदर नॉन थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट। मतलब हमारा कोई भी फीलिंग या जो भी बिहेवियर कोई भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के प्रति जैसा था, हम लोग उस चीज़ को हटा के वो फीलिंग्स और जो बिहेवियर है हम दूसरे के ऊपर क्या कर देते, वो फीलिंग्स ट्रांसफ़र कर देते जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से नॉन थ्रेटनिंग था। मतलब मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज जैसे कि मान लो कि अब आपने ऑफिस गया और ऑफिस में आपका बॉस ने आपको बहुत डांटा, ठीक है, बहुत डांटा आपके ऑफिस में, तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो आपकी बॉस के ऊपर, ठीक है। तो अभी बॉस के प्रति आपका फीलिंग्स क्या है? बहुत ज़्यादा गुस्से वाला फीलिंग्स है। तो आप क्या करते हो, घर में आते हो और आके आप क्या करते हो, अपनी बीवी पे चिल्लाना शुरू कर देते हो। मतलब अपना बॉस का जो गुस्सा था वो अपने बॉस के ऊपर नहीं निकल पाया, तो घर में आके वही जो गुस्सा वो अपने बीवी पे ट्रांसफर कर दिया और बीवी पे चिल्लाना शुरू कर दिया, ठीक है। क्योंकि बीवी बॉस से कम थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट है, बॉस पे आप चिल्ला नहीं सकते हो, तो अपना जो फीलिंग्स है गुस्सा वाला वो ट्रांसफर कर दिया नॉन थ्रेटनिंग किसी और के ऊपर, ठीक है, जैसे कि आपके बीवी के ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। तो बोलता है अकॉर्डिंग टू फ्रोइड, तो सेकेंडरी डिफेंस मैकेनिज्म डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो ओरिजिनली क्या होता है, ओरिजिनली जो फ्राइटेंड ऑब्जेक्ट है हमारा, जिसको देख के हमको डरना चाहिए था, उससे क्या होता है कम फ्राइटेंड कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट के प्रति हम ट्रांसफर कर देते हैं वो वाला एंजाइटी, ठीक है। तो दोनों को हम सिंबॉलिकली कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और ऐसा सब्जेक्ट हम जो चूज करते हैं कि सब्जेक्ट पे हम लोग वो ट्रांसफर करेगा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे, वो हम अनकॉन्शियसली चूज करते हैं। और सब्जेक्ट ऐसा होता है जो हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ में अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको
शेर से बहुत डर लगता है, ठीक है, तो आप शेर से डर लगता है तो अनकॉन्शियसली आपका ये जो डर है न्यूट्रियल कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने डाल दिया, जैसे कि बिल्ली पे डाल दिया, ठीक है, तो अभी आपको बिल्ली को देखने से भी वही वाला डर शुरू हो जाएगा जो आपको शेर को देखने से होता है, ठीक है। तो साइको डायनामिक थ्योरी यही एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से वो हमारा फोबिया शुरू होता है। नेक्स्ट है लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी जो है वो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। तो इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या बोला है कि ए स्ट्रेसफुल स्टिमुलस प्रोड्यूसेस ए अनकंडीशनल रेस्पॉन्स और फियर। कोई भी स्ट्रेसफुल स्टिमुलाई हमारा फियर अनकंडीशनल रेस्पॉन्स जो है, जैसे कि मान लो फियर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब ये अनकंडीशनल रेस्पॉन्स जो है, जब ये अनकंडीशनल स्टिमुलस जैसे कि स्ट्रेसफुल स्टिमुलस जो है रिपीटेडली कोई भी ऐसे हार्मलेस ऑब्जेक्ट के साथ पेयर होता है, तब क्या होता है, वो जो हार्मलेस ऑब्जेक्ट है वो उससे भी हमको वो डर लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये हार्मलेस ऑब्जेक्ट बिकम हमारा फोबिया का कारण हो जाता है। जैसे कि आप रोज छत पे जाते हो, ठीक है, तो छत पे जाने के बाद आप देखते हो रोज छत की इस कॉर्नर पे एक आपको चूहा मिलता है और आपको चूहे से बहुत डर है, ठीक है। तो अभी आप रोज बार बार छत पे जा रहे हो और चूहा मिले, रिपीटेडली छत के साथ आपका जो डर वाला चीज है चूहा वो एसोसिएट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो रिपीटेडली अगर ये चीज कनेक्ट हो रहा है, कोई भी चीज जो बिल्कुल आपको डर नहीं देता है, जैसे कि छत, वो जो चीज आपको डर देता है जैसे कि चूहा, उसके साथ बार बार पेयर्ड हो रहा है, तो आप क्या करोगे, जब बार बार इस तरह से होगा तब कुछ दिन बाद जब आप छत पे जाओगी तो चूहा ना होने से भी सिर्फ छत पे जाने से ही आपको वो डर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लर्निंग थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कैसे फोबिया शुरू होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी ने बोला है कि ये जो फोबिया है ये एक्चुअली होता है हम लोग जो इरेशनल नेगेटिव जो थिंकिंग करते हैं उसके वजह से फोबिया शुरू होता है। नेक्स्ट है कोर्स। तो फोबिया जो है ये मेनली कॉमन होता है वोमेन में, मोर देन मैन वोमेन में ज़्यादा फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर दिखाई देता है। तो कब ज़्यादा शुरू होता है, पहले शुरू होता है मेनली ये ऑनसेट होता है लेट सेकेंड डिकेड और अर्ली थर्ड डिकेड, मतलब 20 साल के एकदम लास्ट से शुरू होता है, नहीं तो 30 साल के एकदम 30 साल एकदम शुरू होते होते शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इसका जो ऑनसेट है ये सडन होता है, ठीक है, और विदाउट एनी कॉजेज भी ऑनसेट हो सकता है। अगर कोर्स क्रोनिक हो जाता है, कभी कभी ये कोर्स क्रोनिक हो जाता है और कभी कभी क्या होता है अपने आप खुद ब खुद ठीक हो जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा पहले हम देख लेते हैं डायग्नोसिस, हम इसको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो ये जो फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर है इसके लिए कोई स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट तो है नहीं, बस ICD-10 ने कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, जैसे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करके पूरा सिचुएशन को समझ के हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम उसके लिए ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट जो है मेनली हम कर सकते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, ठीक है, और साइकोथेरेपी, ठीक है। सो इस तरह का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं फार्माकोथेरेपी, मतलब मेडिसिन में हम क्या क्या दे सकते हैं। तो पहले जो चीज़ हम मेडिसिन में दे सकते हैं वो है जो ड्रग, वो है बेंजोडायाजीपाइन, मतलब एंटी एंजाइटी ग्रुप्स का ड्रग। तो इसमें जैसे कि हम एल्प्राजोलम, क्लोनाजीपाम, लोराजीपाम, डायाजीपाम इस तरह का ड्रग दे सकते हैं। नेक्स्ट दे सकते हैं हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। सो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जैसे कि हम इमिप्रामाइन, सेट्रालिन, इस तरह का एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दे सकते हैं। नेक्स्ट बिहेवियरल थेरेपी, हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियरल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं ये जो फोबिया है इसको दूर करने के लिए। सो बिहेवियरल थेरेपी में भी हम क्या क्या कर सकते हैं, हम फ्लडिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, हम सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज़ कर सकते हैं, हम एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, हम रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, रोल प्लेइंग, मॉडलिंग, कॉग्निटिव थेरेपी, साइकोथेरेपी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सी वन बाय वन। सो फ्लडिंग
फ्लडिंग में क्या होगा, फ्लडिंग में क्या होता है, जो स्टिमुलस है जो उसको एंजाइटी या तो फोबिया क्रिएट करता है, उसको सडनली उसके सामने एक्सपोज कर देते हैं, ठीक है। तो उसके सामने रहते रहते एक्सपोज करते हैं और उसको क्या करता है, रिलैक्सेशन करवाता है, ठीक है। उसके जो रेस्पॉन्स होगा, सडनली अगर कोई भी फोबिक चीज़ उसके सामने लेके आ गया तो उसको फोबिया हो जाएगा। तो उस फोबिया को कम करने के लिए वो लोग क्या करेगा, रिलैक्सेशन यूज़ करेगा, इस तरह से उसका फोबिया को कम करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो सिस्टेमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में 3 स्टेप से किया जाता है। पहले स्टेप में हम क्या करवाते हैं, रिलैक्स करवाते हैं, कोई भी रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करके, जैसे कि डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, नहीं तो गाइडेड इमेजिनरी, नहीं तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, इस तरह से कोई भी या तो कोई भी कमिंग म्यूजिक देके, इस तरह से कोई भी रिलैक्सेशन टेक्निक्स देके हम लोग रिलैक्स कराते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हम लोग उसको बोलेंगे पेशेंट को रिलैक्स करने के बाद आपको जो जो चीज़ से आपको एंजाइटी नहीं तो फोबिया आता है, वो सारा चीज़ आप हायरार्की वाइज आप लोग लिस्ट आउट कीजिए अपने मन ही मन में, ठीक है। जैसे आपको 4 चीज़ों से एंजाइटी होता है, जैसे सबसे ज़्यादा एंजाइटी किस चीज़ से होता है और सबसे कम एंजाइटी किस चीज़ से होता है, जैसे सबसे कम से शुरू करके सबसे ज़्यादा तक आप मन ही मन में हायरार्की बनाइए, ठीक है। इस तरह से बनाने के लिए बोलेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे जो सबसे नीचे वाला है, जो आपको सबसे कम एंजाइटी प्रोड्यूस करते हैं, उसको सोचिए। जब आपको एंजाइटी आता है, शुरू हो जाएगा, तब आप हाथ से सिग्नल दीजिए, तो उसके बाद थेरापिस्ट क्या करेगा, उसको रिलैक्स करवाएगा। इस तरह से एक एक हायरार्की करके रिलैक्स करवा के वो फोबिक जो रेस्पॉन्स है उसको कम करे। नेक्स्ट, एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन में क्या करेगा, जो भी स्टिमुलस उसको फोबिया प्रोड्यूस करता है, उसको सडनली उसके सामने एक्सपोजर करेगा और उसको उस जगह से जाना या तो भागना नामुमकिन कर देगा। तो धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते वो मतलब उस चीज़ के प्रति उसका जो फोबिया है वो दूर होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन टेक्निक। डिफरेंट काइंड्स का रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ताई ची रिलैक्सेशन, म्यूजिक, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, डीप ब्रीथिंग, गाइडेड, ये कोई भी जो आपको सही लगे, कोई भी इस तरह का रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में क्या होता है, एक कोई भी जिसको भी फोबिया है तो उसको क्या किया जाता है, एक रोल दिया जाता है और उसी रोल को वो क्या करता है, करने के लिए कोशिश करता है, जो रिलेटेड टू फोबिया हो रिहर्स करेगा और उसके बाद गाइडेड इमेजिनरी के थ्रू उसको उस चीज़ से, जो उस चीज़ से उसको फोबिया शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसी चीज़ को दिया जा रहा है, तो उसको रिलैक्स भी करवाया जाएगा। नेक्स्ट, मॉडलिंग। मॉडलिंग में क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको किसी और के सामने लेके जाता है, जो उस चीज़ से जिसको फोबिया है। सपोज मान लो कॉकरोच से फोबिया है, तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास लेके जाएगा जिसको कॉकरोच से फोबिया नहीं है और कॉकरोच के साथ खेल रहा है, उसके सामने कॉकरोच है, तो उसको देख देख के उसको वो कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि कॉकरोच कुछ नहीं करेगा। इस तरह से वो भी उसका जो फोबिया है उस चीज़ के प्रति वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया हमारा कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक में क्या करता है, मेनली जो यूज़ करता है उसको हम नेगेटिव थॉट स्टॉपिंग टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, पेशेंट को टीच किया जाता है कि नेगेटिव थॉट को कैसे स्टॉप किया जाए। तो उसके लिए पेशेंट को बोलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अगर नेगेटिव स्टॉप करना है, तो सपोज मान लो कोई भी डिस्ट्रैक्शन या तो कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाथ में एक रबर बैंड, रिस्ट में एक रबर बैंड बांध लीजिए और जब भी आपको वो फोबिक स्टिमुलस सामने आ जाए, आपको डर लगना शुरू हो जाए, आप क्या करेंगे, ये जो रबर बैंड है इसको जोर से खींचेंगे और छोड़ देंगे, तो आपके हाथ में थोड़ा दर्द होगा, तो आपका जो नेगेटिव थिंकिंग है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। कंटिन्यूअस इस तरह से प्रैक्टिस करने से आपका जो नेगेटिव थॉट है कंटिन्यूअसली कम होना शुरू हो जाएगा।
नेक्स्ट है साइकोथेरापी। डिफरेंट डिफरेंट साइकोथेरापीज भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सपोर्टिव साइकोथेरापी यूज़ कर सकते हैं, इंडिविजुअल साइकोथेरापी यूज़ कर सकता है, और एक इम्पॉर्टेंट भी है असर्टिवनेस ट्रेनिंग भी हम दे सकते हैं। असर्टिवनेस मतलब अपने खुद के राइट के लिए लड़ना विदाउट वायोलिंग द राइट्स ऑफ अदर्स। ठीक है, तो इसमें पेशेंट क्या करता है, पेशेंट को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कम्युनिकेशन किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, उस तरह का असर्टिवनेस टेक्निक सिखाया जाता है। जैसे कि सोशल फोबिया की पेशेंट को इंटरेक्शन बहुत कम होता है, पुअर कम्युनिकेशन स्किल होता है, तो उस तरह की पेशेंट के लिए असर्टिवनेस ट्रेनिंग दिया जाता है। नेक्स्ट हो गया हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, पहले नर्सिंग असेसमेंट करेंगे। तो नर्सिंग असेसमेंट में हम क्या करेंगे, हम फिजिकल सिम्टम्स क्या है, प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या है, ठीक है, उसका अवॉइडेंस किस किस चीज़ के प्रति अवॉइडेंस बिहेवियर है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है फिजिकल फंक्शनिंग पर जो फोबिया हो रहा है, ठीक है, उसका नॉर्मल कोपिंग एबिलिटी क्या है, ठीक है, उसका सपोर्ट सिस्टम क्या है, वो सारा चीज़ हम लोग एसेस करेंगे। नेक्स्ट हिस्ट्री एंड मेंटल स्ट्रेस एग्जामिनेशन। उसके बाद उस पेशेंट का पूरा हिस्ट्री लेंगे हम लोग, ठीक है, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसका कम्युनिकेशन पैटर्न, साइकोमोटर एक्टिविटी, साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स, सारा हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, उसका जो वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैसेजेस सब पैटर्न हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग उसका मेंटल स्ट्रेस एग्जामिनेशन भी करेंगे। तो इस तरह से हम लेंगे नर्सिंग। लास्ट हो गया हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। अभी बेस्ड ऑन उसका साइंस एंड सिम्टम्स हम लोग क्या करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, और अकॉर्डिंग टू नर्सिंग डायग्नोसिस हम नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे और हम लोग इंटरवेंशन करेंगे ताकि पेशेंट का फोबिया जो है वो डिक्रीज होने में हेल्प हो जाए। तो नर्सिंग डायग्नोसिस हम क्या क्या बना सकते हैं, जैसे मैंने एक दो एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि एक हो सकता है कि फियर रिलेटेड टू स्पेसिफिक स्टिमुलस or causing embarrassment to self in front of others, evidenced by behavior directed towards avoidance of the feared objects or situation। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक जो स्टिमुलस के उसके प्रति फियर बिहेवियर हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट को रीएश्योर कर सकते हैं कि वो पेशेंट अभी सेफ है, ठीक है, उसका एंग्जाइटी कम करने के लिए, ठीक है, उसका जो मतलब उस पेशेंट का जो परसेप्शन है, थ्रेट है, फिजिकल इंटीग्रिटी है, उसको हम रियलाइज़ करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेशेंट का जो डर है, उस डर को हम लोग जैसे कुछ भी रिलैक्सेशन टेक्निक करने के लिए हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, एक पेशेंट को हम मोटिवेट कर सकते हैं, उसका जो अंडरलाइंग फियर है वो खुल के बताए ताकि उसका जो एंग्जाइटी है थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। फिर पेशेंट को हम लोग कुछ कुछ कोपिंग मैकेनिज्म भी सिखा सकते हैं, कैसे वो फोबिक स्टिमुलाई को वो नॉर्मल लाइफ से अवॉइड कर सकते हैं, कैसे फियर एलिमिनेट हो सकते हैं, उस तरह का हम लोग कुछ कुछ चीज़ उसको सिखा सकते हैं। नेक्स्ट डायग्नोसिस हो सकता है सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू फियर ऑफ बीइंग इन ए प्लेस from which one is unable to escape, evidenced by staying alone, refusing to leave the room, home। तो सोशल आइसोलेशन के लिए हम नर्सेस क्या क्या इंटरवेंशन दे सकते हैं, हम लोग कन्वे कर सकते हैं एक्सेप्टिंग एटीट्यूड, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स, ओके, हम लोग फ्रीक्वेंट कंटैक्ट में रह सकते हैं उसका ताकि वो आइसोलेट फील ना करे, ठीक है, हम लोगों को बी ऑनेस्ट होना है, उसका ऑल प्रोमिसेस कीप करना है, ठीक है, हम लोगों को पेशेंट को ग्रुप की एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व करना है और ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं करवाना है जैसे पेशेंट को डर लगे या तो फ्राइटेंड हो जाए, ठीक है। हम लोग अगर ज़्यादा एंग्जाइटी हो रहा है तो एज पर फिजिशियंस ऑर्डर हमको एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करना है, ठीक है। पेशेंट को साइंस एंड सिम्टम्स डिस्कस करना है, जैसे इन जो हमारा उसका जो एंग्जाइटी लेवल इंक्रीज कर रहा है उस तरह का साइंस एंड सिम्टम्स उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको कैसे रिलैक्स करना है, जैसे कि थॉट स्टॉपिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इस तरह का हम लोग टीच कर सकते हैं कि वो लोग उस एंग्जाइटी से बाहर आ सके, ठीक है। अगर वो लोग क्या करता है वॉलंटरीली किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहा है तो हमको रिकॉग्निशन देना चाहिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स देना चाहिए कि ताकि वो लोग और ज़्यादा से लोगों से घुल मिल सके ताकि उसका जो सोशल आइसोलेशन बिहेवियर है वो रिड्यूस हो सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आज हमने पढ़ा है फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें हमने पढ़ा है कि फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर है क्या, उसका टाइप्स क्या क्या है, ओके, उसके बाद उसका क्या क्या कॉजेज है, क्या कोर्सेस है, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।